Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our next lecture video with respect to the chapter called as the excretion and osmoregulation. Fine. So आज हम लोग देखेंगे kidney types. Okay. So let's start with our topic. Okay. So types of kidney. The number one which is coming on the screen, that is the protonephrons या फिर इसको दूसरा नाम से भी पहचाना जाता है, दैट इज अ प्रोटोनेफ्रिक. सो व्हाट इज दिस, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सी देखो, प्रोटोनेफ्रॉन्स या फिर प्रोटोनेफ्रिक, दैट मींस रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड. Okay, that is nothing but called as a coelomic fluid only at larval stage. That means whatever the things are getting filtered at larval stage, okay, that part will be called as a protonephrons या फिर protonephric conditions. Okay, it is mostly, you can say, transitory and soon replaced by the next stage, or you can say mesonephrons. Okay, next, mesonephric या फिर ophiostosnephric, that is to filter the coelomic fluid. The kidney have nephrostomes and filter the blood. They have Bowman's capsule. Okay, now the structure has been it has been started developing. मतलब क्या हो रहा है, अभी आपको Bowman's capsule वगैरह, आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं. ओके, फाउंड इन द amphibians, fishes and most of the reptiles. Let's talk about here the metanephric condition. Okay, nitrogen and waste are removed from the blood. Over here nitrogen and waste are removed from the blood, found in case of the birds, mammals including humans and reptiles. मतलब अगर अपने बारे में किसी ने पूछा कि what kind of the kidney we have, okay, so simple answer है we have metanephric type of the kidney. Okay, अगर आपका क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोटोनेफ्रॉन्स या फिर प्रोटोनेफ्रिक है, तो आप लोग क्या बोलोगे? फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोस. ओके, क्या बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे? फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो में पहला कंडीशन प्रोटोनेफ्रॉन्स देखा जाता है या फिर प्रोटोनेफ्रिक. लेट्स टॉक अबाउट ओवर हियर archaeonephric. This is a primitive one which is seen only in the larval stage of the hagfish. Okay, so these are all four types of the different kidney types are there. Okay, so क्या पढ़ा पहला आप लोगों ने? प्रोटोनेफ्रॉन्स, mesonephric, metanephric, archaeonephric. Okay, so these all four types you have to remove, out of which our kidney is metanephric type. यहीं पे आपका नीट का क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, कहाँ पे बनेगा? मेटानेफ्रिक के ऊपर आपका नीट का क्वेश्चन बनेगा. नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिमिटिव से लेके एडवांस स्ट्रक्चर तक जाएंगे. देखेंगे पहले लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स अपना ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं. ओके, और फिर देखेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे हायर लेवल पे, देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं. तो चालू करते हैं. सबसे पहला आ रहा है यहाँ पे प्रोटोजोआ कैटेगरी. एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लेते हैं. अमीबा एंड पैरामेशियम, ये फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, एक्स्ट्रा वाटर इज एलिमिनेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. सो उनके पास क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो लोग ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं. स्पॉन्जेस के बारे में बात करते हैं, खास करके मरीन. दे रिलीज देयर अमोनिया डायरेक्टली इनटू द वाटर. ओके, और स्पॉन्जिला की बात करें, विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. ओके, दे हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन. ओके, सो क्या पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ पे? आप लोग पढ़ रहे हो लेवल्स. ओके, लेवल्स के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है. ओके, स्पॉन्जेस में मरीन वाले जो खास करके डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज कर देते हैं पानी में. स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, दे हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा की बात करते हैं यहाँ पे. देखो एग्जांपल ले लिया है हाइड्रा. द रिलीज अमोनिया इन वाटर since they have only one opening. Okay, so they release ammonia in water since they have only one opening. That means they are actually they having incomplete digestive system. Suppose this is how the hydra look like. Okay, ये नीचे substratum बना दिया मैंने. ये एक, okay, organisms hydra. Fine.
अभी नाउ यही से पानी का अंदर आना है और यहीं से सारा वेस्ट इकट्ठा करके बाहर थ्रो कर देना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, प्लेटी को लेके बात करते हैं. Planaria, flukes, okay, liver flukes and all, tapeworm, endoparasites. Okay, what are these? Are all endoparasites examples. Okay, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिनको कहा जाता है फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम होता है सोलैनोसाइट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका तीसरा नाम भी है प्रोटोनेफ्रिडिया. Okay, let's try to understand why the term protonephridia has been given. That means what? They do not have internal opening, therefore excretory organs also called as a protonephridia. Means they are going to throw the waste directly outside the body, they are not going to throw the waste inside any alimentary canal. समझ में आ रही है बात? डायरेक्टली वो लोग क्या करेंगे कि बॉडी के बाहर ही वेस्ट को थ्रो आउट करेंगे. अभी समझते हैं कि फ्लेम सेल्स ऐसा नाम क्यों आया. ओके, तो मानो ये एक यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया है. कैन यू सी अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, थोड़ा सा इरेगुलर है ऊपर से. This is the nucleus of the cell. Okay, and this will be having a kind of cilia projections over here. Okay, क्या है यहाँ पे cilia के projections है. मान लो यहाँ पे पूरा coelomic fluid run कर रहा है from the outer side. Okay, what is there? A coelomic fluid which has to be, you can say, filter out. Okay, nitrogen waste जो इसमें से filter करना है. ठीक है. अब ये जो coelomic fluid जो भी है यहाँ पे, it will try to diffuse the waste into these cells. Okay, the वेस्ट मटेरियल विल बी डिफ्यूज्ड इनसाइड. और फिर यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, सीलिया के थ्रू होते हुए इट विल गेट कलेक्टेड इन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो जब ये सीलिया से होते हुए इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट होते हैं, देन इट विल गो आउट इन द एक्सक्रेटरी पोर. ओके, मतलब एक्सक्रेटरी पोर से ये बॉडी के बाहर थ्रो कर दिया जाएगा. लेकिन जब वो सेल्स में डिफ्यूज हो रहा है और सीलिया से होते हुए नीचे ट्यूब में कलेक्ट हो रहे हैं, दैट टाइम द सीलिया शोज अ फायर लाइक मूवमेंट. है ना, फायर की फ्लेम कैसे ऐसे ऐसे वेवी पैटर्न से मूव करती है. राइट. सो वो पैटर्न हमको यहाँ पे देखने मिलता है थ्रू दिस सीलियास. ओके, देयरफॉर द टर्म हैज बीन गिवन टू दिस काइंड ऑफ सेल्स एज अ फ्लेम सेल्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव अहेड. पहली बात बता देता हूं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है. ओके, आपको ध्यान में रखना है कि प्लैटी हेलमिन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का क्या नाम है. तो फ्लेम सेल्स, दूसरा नाम सोलैनोसाइट्स, तीसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया. ओके, all three conditions you have to remember over here. Coming to the next part, that is a nematodes को लेके बात करते हैं. These are roundworms, ascaris. ओके, एंडोपैरासाइट्स. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगा वो है रेनेट सेल्स. क्या नाम से पहचाना जाता है इनको? रेनेट सेल्स. दीज आर एच शेप स्ट्रक्चर. क्यों एच शेप दिया है नाम? क्योंकि ये दिखता, देखो ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रीन पे है, इट लुक्स लाइक एच शेप स्ट्रक्चर. ओके, अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, they have the main excretory duct present over here on which it has excretory pore present. बाकी जो तीन आर्म्स हैं, there is no any opening is present over there. Okay, anterior excretory arm and these are two posterior excretory arm. बीच में आप लोग क्या देख रहे हो? तो नेटवर्क देख रहे हो. इट लुक्स लाइक अ कैपिलरी काइंड ऑफ नेटवर्क ओवर हियर, जिसको ट्रांसवर्स डक्ट्स कहा जाता है. ओके, एंड यस, दिस ब्लैक कलर डॉट इंडिकेट्स ओवर हियर इट्स अ न्यूक्लियस. ओके, दिस इज हाउ द रेनेट सेल लुक लाइक. ओके, तो ये इनके थ्रू नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो कलेक्ट करके फिल्टर करके फिर ये एक्सक्रीटरी पोर से रिलीज कर दिया जाता है. नोट, अमोनियम आयन रिलीज बाय द डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. ओके, नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह जो भी है ये इसी पोर से बाहर निकाला जाएगा. एंड अमोनियम आयन अगर इनको निकालना है बॉडी से, आयंस को रिलीज करना है, सो दे कैन रिलीज द आयंस थ्रू द बॉडी सरफेस आल्सो. खत्म. तो यहाँ पे आप लोगों ने निमेटोड्स भी देख लिया. नाउ लेट्स प्रोसीड विथ रिस्पेक्ट टू द एनालिड्स ओवर हियर. ओके, एनालिडा को लेके बात करते हैं. एग्जांपल आ रहा है आपके स्क्रीन पे. अर्थवॉर्म, लीच,
नेरिस, इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको नेफ्रिडिया के नाम से पहचाना जाता है। ओके, नेफ्रिडिया क्या होते हैं? तो ये ऐसे एक ट्यूब होती है एक्चुअली, जिसकी फनल लाइक ओपनिंग आप लोग देख पा रहे हो, एंड हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर विल बी देयर विच हैविंग एट वन एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए पोर, जिसको नेफ्रिडियो पोर कहा जाता है। और इसके माउथ एरिया पे आप लोग काफी सारे सीलियास देख सकते हो। ठीक है, द ओपनिंग एरिया विच इज सीन ओवर हियर, यहाँ पे काफी सारे सीलियस देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, दिस इज व्हाट द नेफ्रिडियोस्ट्रोम्स। तो सारा वेस्ट जो है इसके अंदर ही फिल्टर कर दिया जाता है, राइट। सो फनल लाइक ओपनिंग नेफ्रिडियोस्ट्रोम्स लाइज इन द सिलोमिक कैविटी, इसलिए जहां पे सिलोमिक फ्लूइड वगैरह जो भी रहेगा दैट ऑल विल गेट फिल्टर ओवर हियर। ओके, हैज सीलिया फॉर वाटर एंड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, बाकी का जो इंपॉर्टेंट वाटर एंड सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर के तरफ ऑल्सो दे हैव द सीलियास प्रेजेंट। ओके, अभी हम लोग इन नेफ्रिडिया को थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करेंगे। तो देर आर द टाइप्स ऑफ नेफ्रिडियाज विल बी सीन इन केस ऑफ द अर्थवर्म। ओके, तो कितने टाइप्स के हैं? थ्री टाइप्स ऑफ द नेफ्रिडियाज आर सीन इन केस ऑफ द अर्थवर्म। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, जहां पे हम लोग अर्थवर्म को लेके बात कर रहे थे। ओके, इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में। ठीक है, नाउ सी ओवर हियर, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, दिस इज प्रेजेंट ऑन स्किन, फाउंड एट ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द सेकंड। मतलब पूरे स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, फाउंड एट ऑल सेगमेंट्स, लेकिन पहले और दूसरे सेगमेंट पे नहीं देखने मिल रहा है। ओके, दिस इज नोन एज एक्टोनेफ्रिक, दैट इज दे रिमूव वेस्ट आउटसाइड द बॉडी। ओके, क्या कर रहे हैं ये? अपना जो भी वेस्ट है बॉडी के बाहर फेंक देते हैं, इसलिए इनको एक्टोनेफ्रिक के नाम से पहचाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, सेप्टल नेफ्रिडिया, found from the 15th segment to the last segment, present on either side of the septa। मतलब क्या समझ में आया? तो देखो यहाँ पे, मान लो जैसे कि ये 15 नंबर का सेगमेंट है, ये 16 नंबर का सेगमेंट है, ये 17 नंबर का सेगमेंट है, तो उनके बीच में प्रेजेंट होना। ओके, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होना, हाफ ऊपर हाफ नीचे, इसलिए बोला गया है आइदर साइड। ओके, आइदर साइड ऑफ द सेप्टा इट इज लोकेटेड। दिस इज नोन एज एंट्रोनेफ्रिक, क्योंकि ये जो भी फ्लूइड को फिल्टर कर लेते हैं और जो भी वेस्ट इनमें कलेक्ट हो जाते हैं, वो वेस्ट सीधा के सीधा एलिमेंट्री कैनल के अंदर पोर कर दिया जाता है। फिर ये बाकी के एलिमेंट्री कैनल का जहां से भी वेस्ट एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उस एरिया से ये सारा वेस्ट जो है बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ओके, सो याद रखना ये एंटेरोनेफ्रिक है। ओके, नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड अहेड। फेरेंजियल नेफ्रिडिया, सो फाउंड अराउंड द फेरिंग्स, नाम से ही पता चल गया कि फेरिंग्स के आसपास है। अब तुमको पता होना चाहिए कि फेरिंग्स कहाँ पे होता है। तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट पे हमारा यू कैन से फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फाउंड इन द क्लस्टर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रोनेफ्रिक। मतलब अभी आप लोग समझ ही चुके हैं कि एंट्रोनेफ्रिक क्या है। तो ये लोग एलिमेंट्री कैनल में अपना वेस्ट पोर कर देंगे। So out of three, two are you can say enteronephric and one is only ectonephric। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इंटेग्यूमेंट्री ही एक्टोनेफ्रिक है। सेप्टल नेफ्रेडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रेडिया जो था वो एंटेरोनेफ्रिक था। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। नेरिस के बारे में बात करते हैं। ऑल नेफ्रिडिया आर ऑफ वन टाइप। ओके, नेरिस में क्या होता है? सब के सब नेफ्रिडिया जो होते हैं वो एक ही टाइप के नेफ्रिडिया आपको देखने मिलते हैं। ओके, उनको कहा जाता है एक्टोनेफ्रिक। बॉडी के बाहर वेस्ट को थ्रो कर रहे हैं, अमोनिया रिलीज करेंगे जब वो लोग एक्वेटिक कंडीशन दिखाएंगे। अगर यूरिया रिलीज करने की बात आती है तो लिमिटेड वाटर होगा। ओके, तभी ये कंडीशंस देखने मिलेगा। मतलब एक्वेटिक कंडीशन यानी क्या, पानी उनके पास सफिशिएंट रहेगा तो वो लोग अमोनिया रिलीज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द फाइलम दैट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। ओके, जहां पे आप लोग क्लास इंसेक्टा के बारे में बात करेंगे। ओके, सो कॉकरोच मान लेते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट को मान लेंगे, उनके अंदर यही सारा सिनेरियो देखने मिलता है। ओके, क्या क्या होता है उनके पास? माल्पिगियन टिब्यूल्स, यूरेट सेल्स एंड नेफ्रोसाइट्स या फिर पेरिकार्डियल सेल्स। बात को ठीक तरीके से समझ लो। यहाँ पे देर आर थ्री कंडीशंस विच इज सीन ओवर हियर। एक है माल्पिगियन टिब्यूल, दूसरा है यूरेट सेल्स, तीसरा है नेफ्रोसाइट्स या फिर पेरिकार्डियल सेल्स के नाम से इसको पहचाना जाता है।
ओके पहला मालपिगियन टिब्यूल को है ना आराम से डिस्कस करेंगे, इसको समझ लेते हैं यूरेट सेल्स क्या होते हैं। ओके दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ फैट सेल्स स्टोर्स यूरिक एसिड। ओके बात समझ लो, यूरेट सेल्स होते हैं, दीज आर फैट सेल्स जो कि स्टोर करते हैं यूरिक एसिड को, देयरफॉर कॉल्ड एज द स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीशन। जब भी ये सेल्स पूरी तरीके से भर जाएंगे देन उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। नेफ्रोसाइट्स या फिर पेरिकार्डियल सेल्स के बारे में बात करते हैं। present in the pericardial sinuses, okay, stores again uric acid. What do you understand by pericardial sinuses? मान लो ये टर्गम है, okay, ये नीचे स्टर्नम है, and this is how the lateral pleura which is seen over here. तो जो सबसे पहला चेंबर रहता है that is what called as a pericardial sinuses. okay, इसी को हम लोग कहते हैं pericardial sinuses. okay, यहाँ पे लेबलिंग की है मैंने नीचे। ओके पेरिकार्डियल स्पेस या फिर पेरिकार्डियल साइनसेस। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो टर्गम है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नेफ्रोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके यहाँ पे यूरिक एसिड को स्टोर किया रहता है, और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो भी होते हैं ये ऊपर जाके टर्गम से ना जुड़ जाते हैं, टर्गम वाले लेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। ओके क्या हो रहे हैं, बात को ठीक तरीके से समझ लो। यूरिक एसिड्स जब ज्यादा अमाउंट में वहां पे स्टोर होने लगते हैं तो वो यूरिक एसिड क्या होते हैं, ऊपर टर्गम पे जाके चिपक जाते हैं। अब ये लोग क्या होते हैं, एक्डाइसिस करते हैं। इनसे क्या करते हैं, एक्डाइसिस मतलब क्या, अपना जो भी स्केलेटल स्ट्रक्चर है, एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर, वो निकाल देते हैं और नया बना लेते हैं। ठीक है तो ये जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स उसी के साथ जुड़े रहते हैं, जब एक्डाइसिस होती है तो वो पुराना वाला जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो चले जाता है, मतलब उसी के साथ ये यूरिक एसिड के भी स्ट्रक्चर जो है वो बाहर चले जाते हैं और नया वाला सेल सिक्रेट हो जाता है। okay this is how the one of the thing helps over here। okay so this is what the nephrocytes या फिर पेरिकार्डियल सेल्स वर्क। okay ऐसे काम किया जाता है। अभी बढ़ते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स को डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके मालपिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट एट जंक्शंस ऑफ द मिड गट एंड द हाइंड गट। ओके कहाँ पे देखने मिलता है, देखो ये मिड गट है ऊपर, यहाँ पे नीचे हाइंड गट है, इनके जंक्शन पे आप लोग को काफी सारे ट्यूब्स देखने मिल रहे हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके कितने होते हैं ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 टू 150 होते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके एक तो लोकेशन की कहाँ पे होता है और दूसरा उसके कितने नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन वन बंडल। ओके और वो लोग कैसे हैं, बंडल में प्रेजेंट है। फाइन नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। देखो अभी थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पे मालपिगियन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है ना एनलार्ज करके आप लोगों के स्क्रीन पे रखा गया है। अब ये जो भी है, ये मिड गट है, नीचे हाइंड गट है, इसके आजू बाजू में क्या है, तो इसके आजू बाजू में ना हीमोलिम्फ मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको फिल्टर होना रहता है। सही बात है, ये हीमोलिम्फ है पूरा। फाइन नाउ व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस हीमोलिम्फ या फिर हीमोसिल, व्हाट डिड यू सी ओवर देयर, यू विल एबल टू सी देयर यूरिक एसिड, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वाटर। ओके इतने सारे मटेरियल जो है इसके हीमोलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑल दिस सब्सटेंस विल बी एंटर्ड इनटू द मालपिगियन ट्यूब्यूल। एक बात क्लियर हो गई। चलो हीमोसील या फिर हीमोसील जो होते हैं, कैविटीज होती है, वो फील्ड होती है हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, ठीक है, इनके पास आरबीसी वगैरह नहीं होते, ये तो तुमको पता ही होगा, राइट। Now, uric acid, sodium ion, potassium ions, and the water, you can say, these are all substance when filtration takes place. These are all substance moves into the Malpighian tubules. Okay, uric acid एक बार अंदर चले जाते हैं Malpighian tubule के अंदर, तो यहाँ पे है ना at this region, which region, Malpighian tubule का एक ऐसा region जो कि hind gut के अंदर खुलने वाला रहता है, उसके आसपास के region में है ना pH क्या हो जाता है, acidic हो जाता है। तो ये यूरिक एसिड जो होते हैं ना, ये क्रिस्टल फॉर्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है हाइंड गट के अंदर उनको उतारा जाता है। लेकिन ठीक इसी जगह पे क्या होता है, तो सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड वाटर जो है इसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। ओके फाइन, डिड यू अंडरस्टूड वेरी मच क्लियरली, एकदम सिंपल है। ओके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक टीएस दिखा देता हूं मालपिगियन ट्यूब्यूल का कैसे दिखता है। बाहर से इसको इलास्टिन कनेक्टिंग टिश्यू एंड मसल्स की बनी हुई रहती है लेयर। ओके
ठीक इसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक बात होते हैं वहां पे लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स। क्या होते हैं? लार्ज शेप क्यूबॉइडल सेल्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन उनके एजेस जो है टुवर्ड्स द लूमेन, इट इज अ यू कैन से ब्रश बॉर्डर्ड, ओके, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल सेल्स आपको देखने मिल रहे हैं, एंड नॉट ओनली दे आर ब्रश बॉर्डर, दे आर ग्लैंडुलर आल्सो, okay, and in the center there will be the presence of the lumen. So finally through this center the things has to come into the hindgut, okay. This is how you have to understand the concept over here. Note, नोट क्या बोल रहा है देखो, ड्यू टू एसिडिक पीएच द यूरिक एसिड गेट्स सॉलिडिफाइड, दैट इज अ प्रेसिपिटेट, एंड द क्रिस्टल्स ऑफ द यूरिक एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर poured into the hindgut, and the rest reabsorption of sodium and potassium ions and the water going to takes place in the hemolymph. Done, understood very clearly, बहुत easy भी है, okay. अभी थोड़ा सा नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट क्लास को लेके बात करते हैं क्रस्टेशियंस इन द आर्थ्रोपोडा। एग्जांपल आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे प्रॉन्स, ओके, प्रॉन्स एग्जांपल आपको समझना है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को लेके बात करते हैं। हाउ व्हाट इज दिस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्रॉन्स कॉल्ड एज, दिस आर कॉल्ड एज अ ग्रीन ग्लैंड्स, ओके। क्या बोला जाता है इनको? ग्रीन ग्लैंड्स कहा जाता है या फिर एंटीनरी ग्लैंड्स कहा जाता है। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, ओके। फंक्शन को लेके क्वेश्चन पूछा तो इजी है, जो चैप्टर का नाम है वही इनका फंक्शन है, दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। इनके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, अगेन ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। ग्रीन ग्लैंड्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो तीन पार्ट होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के। तो पहला पार्ट है एंड सैक, दूसरा है लैब्रियंथ, तीसरा है ब्लैडर। लैब्रियंथ जो है वो थोड़ा सा ग्लैंडुलर प्लेक्सस के जैसे दिखता है, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम, अपने जैसे ही दिखता है ऑलमोस्ट, ओके। थोड़ा सा किडनी टाइप लग रहा है कि नहीं, ओके। और फिर ये ऐसे सारे यूरेटर्स एंड देन दिस रेनल सैक, एंड जैसे कि हमारे पास होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑल, उसी के जैसे ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे ऑलमोस्ट सही सारी चीजें सेम समझ में आ ही जाएगी। देखो, let's talk about the end sac. Where is the end sac? You can see over here. Can you see in the center a shaded part? है ना, ये छोटे छोटे जो किडनी शेप स्ट्रक्चर या फिर बीन शेप स्ट्रक्चर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एंड sac, जिसके अंदर सारी चीजें फिल्टर होती है, ओके। नाउ सी ओवर हियर, आप लोग अगर बाहर से देखोगे, दिस पिंक कलर शेडेड रीजन इज कॉल्ड एज अ लेब्रियन, दिस इज द सेकंड रीजन, ओके। एंड लेब्रियन से ही सारी चीजें बाहर आएगी, क्योंकि लेब्रियन को यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट है, ओपन्स एट द बेसल एंड ऑफ द एंटीना, ओके। इसलिए इसको एटिनरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। याद रखना, ये जो ग्लैंड है ग्रीन ग्लैंड या फिर एटिनरी ग्लैंड, दिस आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एटिनरी रीजन्स, ओके। एंटीना रीजन के एकदम एंड में प्रेजेंट होता है, helps in the removal of the nitrogenous waste, okay। एंड नेक्स्ट, ये पूरे स्ट्रक्चर को यहां से यहां तक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। रेनल सैक, यहाँ पे सारी चीजों को स्टोर भी कर दिया जाता है, ओके। और भी कुछ बाकी है यहाँ पे? हो गया सारी बात एकदम क्लियर? दिस इज एक्ट्स लाइक अ ब्लैडर टाइप एरिया, ओके, फाइन। सो दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ओवर हियर, ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटीनरी ग्लैंड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लेट्स प्रोसीड अहेड। देखो, एरिकनीडा वाले कंडीशंस को लेके बात करते हैं ना, ओके। नेक्स्ट क्लास जो आ रहा है यहाँ पे एरिकनीडा आ रहा है, जहाँ पे स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस को आपको समझना होता है। सी हियर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो इनका है वो है कॉक्शियल ग्लैंड। क्या है? कॉक्शियल ग्लैंड्स व्हिच आर होमोलोगस टू द एटिनरी ग्लैंड्स ऑफ द क्रस्टेशियंस, ओके। नाउ नोट इन सम स्पाइडर्स, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है यहाँ पे, नोट मतलब, ओके। इन सम स्पाइडर्स गुआनाइन इज एक्सक्रीटेड, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज अ गुआनोटेलिक, ओके। क्या नाम से पहचाना जाता है इनको? गुआनोटेलिक के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप लोग देख लो कॉक्शियल ग्लैंड किस तरीके से दिखते हैं, ऑलमोस्ट स्नेक लाइक अपीयर कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे द हेड रीजन विच इज कॉल्ड एज अ सैक्यूल, ओके, जहाँ पे सिलोमो सैक के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। यहीं से सारी चीजों को अंदर की तरफ फिल्टर कर दिया जाता है, और यही ट्यूब से सारी चीजें यहाँ से मूव ऑन करते हुए एक्सक्रीटरी पोर से बाहर चली जाती है, ओके। दिस रीजन इज एक्ट लाइक अ ब्लैडर, ओके। सो टिल कॉक्शियल ग्लैंड वी हैड कंप्लीटेड। एक इंपॉर्टेंट साइकिल है, आप लोग इसको भी समझ लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसका नाम है ऑर्निथाइन साइकिल, या फिर इसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल,
या फिर ऑर्निथाइन साइकिल, एंड इसी का दूसरा नाम क्रेब एंड हैंसलीट साइकिल के नाम से पहचाना जाता है। ओके, क्रेब्स एंड हैंसलीट साइकिल। ओके, नाम से ही पता चल गया होगा ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था इन द ईयर ऑफ 1932। इसी को यूरिया साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि यूरिया इसमें प्रोड्यूस कैसे होता है ये इसके बारे में बात की है। ओके, लोकेशन कहां पे देखने मिलता है? टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल्स में ये देखने मिलता है। ये साइकिल का नाम है ऑर्निथाइन साइकिल। ठीक है, नोट, सम यूरिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द ब्रेन एंड किडनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, हमारे ब्रेन एंड किडनी भी कुछ ना कुछ अमाउंट में यूरिया फॉर्मेशन करती है। ओके, तो चलो अभी साइकिल को समझते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ कार्बा अमाइल फॉस्फेट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फॉर्मेशन ऑफ कार्बा अमाइल फॉस्फेट। तो ध्यान दो कैसे फॉर्म्ड होता है कार्बा अमाइल फॉस्फेट, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है पहला स्टेप। अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ कार्बा अमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस। चलो फिर से देखो, अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ कार्बा अमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ कार्बा अमाइल फॉस्फेट। ओके, लेकिन इट इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। मतलब कितना एटीपी खर्चा होगा यहाँ पे? 2 एटीपी खर्चा होगा। ओके, 2 एटीपी एज रिक्वायर्ड ओवर हियर। देखो 2 एटीपी में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 एटीपी ब्रेक डाउन होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा स्टेज है, मतलब स्टेप नंबर 2 सेज दैट फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। हाउ डज इट विल टेक्स प्लेस? तो कार्बा अमाइल फॉस्फेट को एक्सेप्ट करेंगे ऑर्निथाइन। ओके, मींस व्हाट? ऑर्निथाइन इज गोइंग टू रिएक्ट विद कार्बा अमाइल फॉस्फेट to give rise to the citrulline. Okay, now see, when carbamyl phosphate reacted with the ornithine in presence of an enzyme called as the ornithine carbamyl transacetylase, okay, तभी जाके सिट्रुलिन प्रोड्यूस होगा। स्टेप नंबर 2 हैज बीन कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 3 इज प्रोडक्शन ऑफ आर्जिनाइन फ्रॉम सिट्रुलिन। ओके, ध्यान देना सारी बातों पे। सिट्रुलिन से मुझे आर्जिनाइन बनाना है। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, सो 3A एंड 3B के नाम से हम लोग जानेंगे। तो 3A का मतलब क्या है? 3A स्टेप क्या है? तो देखो यहाँ पे, व्हेन सिट्रुलिन गेट कन्वर्टेड इनटू आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। ओके, सिट्रुलिन क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, सो देखो सिट्रुलिन which is produced at the second stage, it will react with the aspartic acid। ये एस्पार्टिक एसिड क्या है? तो ये अमाइनो ग्रुप डोनर है, क्योंकि ये अमीनो एसिड है। ओके, ये एस्पार्टिक एसिड क्या है? अमीनो एसिड है। मतलब सिट्रुलिन एक अमीनो एसिड के साथ, दैट इज एस्पार्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके काम कर रहा है आर्जिनो सक्सिनिक एसिड बनाने का। ठीक है, अगेन हियर इट इज अ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। एक एटीपी यहाँ पे यूज हो जाएगा, लेकिन नाउ 2 फॉस्फेट्स हैज बीन यूज्ड ओवर हियर, क्योंकि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। दैट मींस कंप्लीट एटीपी का यूटिलाइजेशन हो चुका है। ओके, पूरी एनर्जी यूज कर ली गई है एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप वाज गेटिंग रिलीज्ड ओवर हियर। ओके, 2 फॉस्फेट ग्रुप जो थे जिनके अंदर एनर्जी होती है वो रिलीज हो चुके हैं। अभी क्या बचा? खाली एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बचा। ठीक है, इट इज अ energy requiring process, or yes, enzyme which is helping in this process is that arginosuccinic synthetase। ओके, क्या एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है? arginosuccinic synthetase। now once you get the third A step complete, now this arginosuccinic acid will split into two substance। will split into how many substance? will split into two substance। एक बनेगा arginine, ओके, और एक बनेगा fumaric acid। what is the use of this fumaric acid? this fumaric acid will go and reforms the aspartic acid, yani regeneration of aspartic acid will takes place। understood very much clearly? so step number 3 has been completed, लेकिन 2 स्टेप में हुआ क्या? हुआ सिट्रुलिन ब्रेकडाउन हुआ, पहला आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में, फिर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ आर्जिनाइन में। ओके, जब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनना था तब एस्पार्टिक एसिड ने मदद की। आर्जिनो सक्सिनिक एसिड स्प्लिट होता है बाद में अर्जिनाइन एंड फ्यूमरिक एसिड में। फ्यूमरिक एसिड जाके रीजनरेट करता है एस्पार्टिक एसिड को। okay, now arginine will again regenerate an ornithine, okay, and he will also produce a urea। okay, he will also produce a urea। okay, that is our fourth step। मतलब फोर्थ स्टेप में मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो यूरिया बनाना है और दूसरा ऑर्निथाइन भी रीजनरेट करना है। okay, in this reaction takes place in presence of an enzyme called as the arginase।
ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है। ओके, सो दीज आर द 4 स्टेप रिएक्शन वेयर ऑर्निथाइन साइकिल इज गेटिंग कंप्लीटेड। बहुत इजी तरीके से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो स्टेप 1 था कार्बामाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप था सिट्रुलिन फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक था अर्जिनोसक्सिनिक एसिड फॉर्मेशन एंड अर्जिनाइन फॉर्मेशन, एंड चौथा स्टेप जो था दैट इज ऑर्निथाइन एंड द यूरिया फॉर्मेशन। दिस इज हाउ एक्चुअली द यूरिया हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ओके, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, टेक केयर, बाय बाय।